हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट में किस तरह के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। कंटेंट को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लास्ट पार्ट थिंग्स वी मे कैन डू, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले के पार्ट्स प्लस पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज एंड 2 क्वेश्चन सेट देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में जा सकते हैं, जहां आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप इन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के जो इस टॉपिक थिंग्स वी मे कैन डू के अंडर आते हैं। क्लास थर्ड का चैप्टर है 12, 15 एंड 23। क्लास फोर्थ का है चैप्टर 23 एंड क्लास 5 का है चैप्टर 11 सुनीता इन स्पेस। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पोचम्पली यानी क्लास 4 का चैप्टर 23 और सुनीता इन स्पेस क्लास 5 का चैप्टर 11। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास थर्ड से। क्लास थर्ड का 15th चैप्टर मेकिंग पोर्ट्स, इसका एक ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये 2 या 3 बार रिपीट होकर आया है। और साथ ही साथ ये बाकी कोई एक्टिविटीज या फिर कोई ग्रुप वर्क है उसमें भी इसे रिपीट किया गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में दिया गया है मेकिंग पोर्ट्स जैसी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज को ग्रुप में करवाने के लिए इंकरेज किया जाता है। क्यों? ऑप्शन ए, क्योंकि ये बहुत इजी और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जिससे क्लास में इंडिसिप्लिन का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऑप्शन बी, ग्रुप लर्निंग से पीयर लर्निंग प्रमोट होती है। ऑप्शन सी, ग्रुप लर्निंग से सोशल इंटरेक्शन बच्चों का इंप्रूव होता है, मतलब बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, बात शेयर करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। ऑप्शन डी, ग्रुप लर्निंग से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये बताता है कि ग्रुप एक्टिविटी चाहे कोई सी भी करवाई जाए, मेकिंग पोर्ट्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो या कोई और ग्रुप एक्टिविटी हो, उसे करवाई जाए। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये शो करता है? ये शो करता है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बताया गया है कि इससे पीयर लर्निंग प्रमोट होती है, मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीखना समझना शुरू करते हैं। ऑप्शन सी है, इसमें बताया गया है कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। सोशल इंटरेक्शन मतलब कि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, उनका रिलेशनशिप का दायरा बढ़ता है, ये सब चीजें सोशल इंटरेक्शन में आती है। और इन चारों में से जो ऑप्शन बी और सी कैरी करता है वो है 3, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि इसमें बी और सी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है क्लास फोर्थ का पोचम्पली चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें पोचम्पली की साड़ियों के बारे में बताया गया कि पोचम्पली साड़ियाँ कैसे बनाई जाती है, क्या इसका प्रोसेस है, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें 5 स्टेप्स दिए गए हैं पोचम्पली साड़ी बनाने के लिए। हमें इन स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन किसी भी प्रोसेस में इंक्लूड करके आ सकता है, जैसे यहाँ पे पोचम्पली साड़ी के लिए आया हुआ है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि इन्हें कैसे अरेंज किया जाए। धागे के बंडल्स को खरीदना, धागों को डाई करना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंगों से, फिर उनको सुखाना और उनको बंडल में बांधना, उनको धोना ताकि उनमें से डर्ट निकल जाए, गंदगी निकल जाए, गर्म पानी में डालकर उन्हें धोना, फिर इन बंडल्स को करघे में रखना ताकि उनसे कपड़ा बुना जा सके। ये 5 स्टेप्स हैं। इन पांचों में कौन सा करेक्ट स्टेप रहेगा? करेक्ट रहेगा सबसे पहले हम धागा खरीदते हैं। जब हम धागा पोचम्पली का खरीदते हैं उसके बाद उसे वॉश किया जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। उसे वॉश करने के लिए हम उसे गर्म पानी में डालते हैं ताकि उसमें जितनी भी गंदगी है, जर्म्स है, वो सारे उसमें से निकल जाए। उसके बाद हम उन्हें डाई करते हैं अच्छे चमकीले रंगों से, ताकि जो गीला धागा होता है वो रंगों को एब्सॉर्ब कर ले और वो उसमें जम जाए, उसमें पक्का हो जाए। उसके बाद इन धागों को सुखाया जाता है और उसका बंडल बनाया जाता है ताकि इसको कैरी किया जा सके, और उसको फिर हम लूम्स में डालते हैं, यानी कि करघे में डालते हैं, ताकि उससे कपड़ा बनाया जा सके। तो इसका करेक्ट स्टेप कौन सा हुआ? सबसे पहले होगा 1, फिर होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, यानी कि जो करेक्ट स्टेप हुआ हमारा 1, 4, 2, 3, 5, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें 1, 4, 2, 3, 5 करेक्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है पेपर में। जरूरी नहीं वो सिर्फ पोचम्पली के बारे में हो, कोई भी चीज जिसमें स्टेप्स इंक्लूड होती हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचम्पली एक टाउन है साउथर्न स्टेट का, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट कलर की पोचम्पली साड़ियाँ बनाई जाती है। ये टाउन किस पार्ट में आता है? क्या वो कर्नाटका का पार्ट है, केरला का पार्ट है, तेलंगाना का पार्ट है, या तमिलनाडु का पार्ट है? पोचम्पली एक टाउन है साउथ स्टेट में जो तेलंगाना में आता है। तेलंगाना में जो जगह है जहाँ पे पोचम्पली साड़ियाँ बनाई जाती है, उसे पोचम्पली जगह के नाम से ही उस साड़ी का नाम रखा गया है, और जो प्रोसेस होता है वीविंग का, बुनाई का, उसे पोचम्पली कहते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये साउथर्न स्टेट जो तेलंगाना है वहां पे एक जगह है पोचम्पली जहाँ पे ये सारा काम किया जाता है, इसलिए उस साड़ी का नाम, उस वीविंग का नाम भी
पोचम्पली रखा गया है। नेक्स्ट है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें सुनीता के बारे में बताया गया है कि वो जब स्पेस में गई थी तो उन्होंने वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया। इसमें से हालांकि 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है अर्थ इज राउंड। हमें पता है कि अर्थ गोल है। यहाँ पे कोई भी चीज ऊपर या नीचे नहीं होती। ऊपर या नीचे मतलब ये नहीं कि जहां हम खड़े हैं तो उसके नीचे अर्थ ही दूसरी तरफ नीचे माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अर्थ गोल है। जो भी डायरेक्शन आप देखेंगे वो सीधी स्ट्रेट ही दिखाई देगी, रिलेटिव दिखाई देगी। रिलेटिव मतलब उसका आपस में रिलेशन होगा। एक चीज अगर ऊपर है तो दूसरी नीचे है, इस तरह से कहा जाएगा, वो रिलेशन में आएगी। तो इस तरीके से हम जो लोग इंडिया के रहने वाले हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपसाइड डाउन में जो रिलेशन में जो स्टेट आएगा, जो कंट्री आएगी, वो कौन सी होगी, वो लोग कहाँ के होंगे। क्या वो लीबिया के होंगे, अल्जीरिया के होंगे, अर्जेंटीना के होंगे या अलास्का के होंगे। ऑल्दो इंडिया के अपोजिट में बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, लेकिन जो कंट्री इन चारों में मेंशन की गई है उनमें से जो आएगी वो है अर्जेंटीना। इंडिया के बिल्कुल अपोजिट या अपसाइड डाउन डायरेक्शन में हम कह सकते हैं जो कंट्री आएगी वो आएगी अर्जेंटीना। इस तरीके का पॉइंट बुक में मेंशन किया गया है। उसमें 1-2 कंट्रीज और मेंशन की गई है जो एग्जैक्ट अपोजिट आएगी या बिल्कुल रिलेटिव पोजीशन में आएगी इंडिया के। उसके बारे में जानने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा, और ये चैप्टर मैं आपको दोबारा कह रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम के बारे में। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो इंडियन ओरिजिन की सेकंड विमेन एस्ट्रोनॉट है, यानी कि वो दूसरी महिला है इंडिया की जो स्पेस में गई थी। शी इज सेकंड एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडियन ओरिजिन की सेकंड एस्ट्रोनॉट है, या फिर वो फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट है अंतरिक्ष में जाने वाली, या फिर वो इंडिया ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन है। इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो करेक्ट है सेंटेंस 1 स्टेटमेंट 1, यानी कि वो इंडियन ओरिजिन की सेकेंड विमेन है जो स्पेस में गई थी। अगर सुनीता विलियम्स सेकेंड विमेन है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है कल्पना चावला, जो सबसे पहले स्पेस में गई थी, चांद पर उतरी थी, वहां पे वो कुछ समय रही थी, उसके बाद वो अर्थ पर वापस आई थी। उनके बाद जो दूसरी वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में गई है वो है सुनीता विलियम। इस तरीके से और कौन से क्वेश्चंस है जो सीटेट में आए हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने देखा था कि कौन कौन से थीम्स है जो कंटेंट में आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और उन पर किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उसे फॉर्म करके दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि ईवीएस की पेडागोजी और करिकुलम के बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोजी और करिकुलम का कोई भी कंसेप्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज में नहीं दिया गया था, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, करिकुलम हो, सिलेबस हो, टीचिंग मेथड हो, कुछ भी हो, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। वो हम अब देखेंगे कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, हमें यहाँ पे 4 प्रैक्टिसेस बताई गई है एक ईवीएस टीचर के लिए। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो डिजायरेबल है, जो टीचर को करनी चाहिए, जो कर सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए करना। क्लास में मौजूद मल्टी कल्चरल डायमेंशन को एड्रेस करना। मल्टी कल्चरल डायमेंशन मतलब कि हमारे क्लास में जितने बच्चे आते हैं वो अलग अलग कल्चरल रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एड्रेस करना, उनको समझना और उनको एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना, ये टीचर को करना चाहिए। वो बच्चों को एनकरेज करे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी ईवीएस से रिलेटेड है वो प्रोवाइड करे। तीसरा है कि जो 6 थीम्स हम ईवीएस में देखते हैं उनको लीनियर अरेंजमेंट में बच्चों को पढ़ाए, समझाए, उसके बारे में बताए। चौथा है कि वो टेक्स्ट बुक पर ही रिलाई करे, बस और कुछ नहीं। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो हम एक ईवीएस टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसे फॉलो करे। 4 एक्टिविटीज मेंशन की गई, इनमें जो टीचर को डिजायरेबल प्रैक्टिस के लिए अडॉप्ट करना चाहिए वो है कि क्लास में मौजूद मल्टी कल्चरल डायमेंशंस को एक्सेप्ट करे, एड्रेस करे, उसको अप्रिशिएट करे। मतलब कि जो बच्चा क्लास में आया है उनके बैकग्राउंड को समझे और उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों से इंटरेक्ट करे, बच्चों को पढ़ाए। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में 2 टीचर्स की बात की गई है। एक है 5A की टीचर, यानी जो 5वीं A सेक्शन को पढ़ाती है। दूसरी टीचर है जो क्लास 5 के B सेक्शन को पढ़ाती है। इन दोनों ने ही अपनी क्लास में एक एक क्वेश्चन दिया। क्लास 5A में जो क्वेश्चन दिया गया वो था राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, और क्लास 5B में जो क्वेश्चन दिया गया था वो था व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ। यानी कि हमें यहाँ 2 क्वेश्चन बताए गए हैं। एक क्वेश्चन दिया गया 5A की टीचर के द्वारा, दूसरा दिया गया 5B की टीचर के द्वारा। हमें इन क्वेश्चंस का नेचर बताना है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आते हैं, किस तरीके के हैं, इनकी क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है।
इसको देखते हैं, फिर हम इसका आंसर समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, सबसे पहले कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या हो रहा है, जो भी आइडिया, फैक्ट्स या बात है या कोई भी आंसर है, वो सारे के सारे एक पॉइंट पर आकर फिक्स हो रहे हैं। मतलब जो बच्चा आंसर दे रहा है वो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमेगा। ये होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब बच्चा आंसर दे रहा है, कोई बात बता रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, वो सारे एक मेजर पॉइंट पर आकर फोकस करे, वो होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आंसर कह सकते हैं उन्हें, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कह सकते हैं। वो होते हैं क्लोज एंडेड आंसर या क्लोज एंडेड क्वेश्चन या क्लोज एंडेड थिंकिंग, यानी कि जो एक चीज पर आके खत्म हो जाए या बंद हो जाए। वहीं इसका अपोजिट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में जैसा आप देख पा रहे हैं, जो भी चीज है वो बाहर ओपन हो रही है, खुल रही है। मतलब जो इसका फैलाव है वो बाहर की तरफ जा रहा है और बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी जो बच्चों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या आंसर पूछा जाए, उसका बच्चे आंसर जो दे रहे हैं, दे तो उसी टॉपिक पे रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उनके। वो होता है ओपन एंडेड, यानी कि जिस चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म ना किया जा सके, जो हमेशा के लिए खुली हो, जिसमें बहुत सी चीजें ऐड की जा सके, जिसमें अलग अलग परसेप्शंस देखे जा सके, वो होता है ओपन एंडेड। हम एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। 5A की टीचर ने बच्चों को कहा कि 5 एडवांटेजेस बताओ ट्री के, और 5B के टीचर ने कहा कि क्या होगा अगर हमारे अर्थ पर से ट्रीज खत्म हो जाए, ना रहे। तो अब हम देखते हैं कि इनका नेचर क्या था। सबसे पहले 5A की जो टीचर ने पूछा क्या था, 5 एडवांटेजेस, मतलब वो चीज क्लोज है 5 तक ही, 5 के आगे बच्चा नहीं बताएगा। और वो क्लोज है सिर्फ एडवांटेजेस पर, उसमें सिर्फ बच्चा एडवांटेजेस ही बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। और पेड़ों के भी गिने चुने 10, 12, 20, 50 एडवांटेजेस ही हैं बस, मतलब वो क्लोज एंडेड है। यानी कि 5A का जो क्वेश्चन है वो क्लोज एंडेड है। तो पहले हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्लोज एंडेड ए के लिए कहाँ पर है। ये रहा क्लोज एंडेड और ये रहा क्लोज एंडेड, यानी ऑप्शन 3 और 4 जो है वो इनमें से कोई एक ठीक होगा, जिसमें हम ये पता लगा लेंगे कि क्लोज एंडेड होने के बाद कन्वर्जेंट कौन सा है और डाइवर्जेंट कौन सा है। क्या होगा अगर ट्रीज ना हो, तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब जिस आंसर की कोई लिमिट नहीं है, जिसमें आप हर बार कोई ना कोई नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड बी, ओपन एंडेड बी, यानी कि इन 3 और 4 में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर है। अब हम इसमें देखेंगे कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बेसिस पर, कि जो आंसर ओपन एंडेड होता है वो डाइवर्जेंट होता है। यानी 5B जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो डाइवर्जेंट 5B में कहाँ है? बी इज ओपन एंडेड एंड डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है हमारा, क्योंकि इसमें जो क्लोज एंडेड है वो कन्वर्जेंट है और बी इज ओपन एंडेड है और डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा क्लोज एंडेड है, कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा ओपन एंडेड है, कौन सा डाइवर्जेंट है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे या आंसर्स होंगे वो कन्वर्जेंट होंगे, और जो ओपन एंडेड होंगे जिसमें हम हर बार कोई ना कोई नया पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं, वो डाइवर्जेंट होंगे। जिसका फैलाव होगा, जिसका खुलाव होगा, वो डाइवर्जेंट होंगे। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और है, मीता ऑलवेज आस्क हर स्टूडेंट सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन ईवीएस। अभी हमने देखा ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिनमें बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज कर पाए, मतलब जिसमें बच्चा अपना पर्सपेक्टिव बता पाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, जिसमें कोई अंत ना हो आंसर का, तो वो होते हैं ओपन एंडेड। हर मेन एम कुड बी डेवलपिंग स्टूडेंट्स। इसमें क्या बच्चे की डेवलपमेंट करना चाह रही है टीचर? कन्वर्जेंट थिंकिंग? बिल्कुल गलत, क्योंकि कन्वर्जेंट में होता है क्लोज एंडेड, यहाँ पे बात की गई है ओपन एंडेड की। लिसनिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग और स्पीकिंग स्किल्स, इसमें टीचर डेवलप करना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि रचनात्मक सोच। जब बच्चे के पास क्रिएटिव थिंकिंग होगी तभी वो अपने पर्सपेक्टिव्स बता पाएगा, तभी वो उस आंसर में कुछ नई चीजें ऐड कर पाएगा। अगर बच्चे के पास क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में भी वो लिमिट में रह जाएगा, जितना उसका सोचने का दायरा है उतने तक ही वो सीमित हो जाएगा। इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों से अक्सर टीचर्स पूछती रहती है, ताकि बच्चों का जो सोचने का नजरिया है वो बड़ा हो, वो वाइडन हो और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरीज एंड नरेटिव्स आर यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक बिकॉज। स्टोरीज क्यों डाली जाती है, नरेटिव्स क्यों डाली जाती है टेक्स्ट बुक में? ताकि बच्चों को सेंसिटाइज किया जा सके, ताकि बच्चा एम्पैथाइज कर पाए उन कैरेक्टर्स के साथ जो स्टोरी में इन्वॉल्व है, नरेटिव्स में इन्वॉल्व है। ये बहुत इजी तरीका है ईवीएस पढ़ाने का। या फिर ये जेंडर और कल्चर बायस से फ्री है, मुक्त है, इसमें जेंडर कल्चर बायस की बात नहीं की जाती।
इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें करेक्ट है ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि एक तो बच्चा उसमें सेंसिटाइज होता है, मतलब जो स्टोरी समझता है, सुनता है, उससे बच्चे को सेंसिटाइज किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, मुद्दे पे। दूसरा, उस स्टोरी में या नैरेटिव में जो भी कैरेक्टर होगा, बच्चा उसे एम्पैथाइज कर पाएगा। एम्पैथाइज मतलब वो बच्चा सोच पाएगा, यदि अगर वो बच्चा उस कैरेक्टर की जगह होता तो वो क्या करता, कैसे करता, उसे कैसे महसूस होता। तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सिर्फ इतना ही इसका मोटिव नहीं है, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये दो इसके मेजर मोटिव्स हैं। इसे इजीएस्ट वे नहीं है, क्योंकि ईवीएस को पढ़ाने के लिए कोई भी मेथड यूज कर लो, या तो वो इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट होगा। हम किसी एक पर्टिकुलर मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते इजी या डिफिकल्ट में। और जेंडर बायस, कल्चर बायस भी हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम हम देखते हैं वो एक्चुअली में वैसे ही स्टोरीज में भी कई बार प्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बच्चों की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व किया जाए, बच्चा जिस कम्युनिटी में रहता है उसके मेंबर्स को वहाँ पे इंक्लूड किया जाए, ईवीएस की टेक्स्ट बुक को यूज किया जाए, या फिर जो टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, डेफिनेशन दी गई है, उसको यूज किया जाए बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की हेल्प में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से करेक्ट है ए, बी एंड सी। ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस कम्युनिटी से बच्चा आता है, अगर उसके मेंबर्स को, रिसोर्सेज को यूज किया जाए तो बच्चा इजीली सीखेगा और अच्छे से सीखेगा। तीसरा, टेक्स्ट बुक को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अभी हमने देखा था स्टोरीज, पोएम्स, नैरेटिव्स यूज किए जाते हैं टेक्स्ट बुक में। अगर टेक्स्ट बुक से वो चीजें ली जाए, बच्चों के लिए यूज की जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चा इजीली अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जिसमें ए बी सी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि एक एक्टिविटी है जिसमें टीचर बच्चों को वेस्ट मटेरियल घर से लाने के लिए कहती है और कहती है कि उससे कुछ यूजफुल चीजें बनाएं। क्यों ऐसा किया जाता है? तो इस एक्टिविटी को करवाने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है या कौन सा पर्पस नहीं है। सबसे पहले जो बच्चा बेस्ट है उसे जज करना, दूसरा है बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करना, तीसरा है बच्चों को ये समझाना कि किस तरीके से रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस किया जा सकता है चीजों को, चौथा है कि एक एग्जीबिशन लगवाना जो चीजें बच्चों ने बनाई है उसको यूज करते हुए। तो इसमें जो पर्पस नहीं है वो है बेस्ट बच्चे को ढूंढना, क्योंकि बेस्ट बच्चा कोई भी नहीं होता, हर बच्चे की कहीं ना कहीं स्पेशलिटी होती है, बच्चा किसी ना किसी चीज में क्रिएटिव होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को बेस्ट फाइंड करना, बेस्ट बताना, ये कतई भी मोटिव नहीं होता किसी भी टीचर का। तो जो इसका आंसर सही नहीं है या जो टीचर का इंटेंशन नहीं है वो है बेस्ट स्टूडेंट को फाइंड करना। नेक्स्ट है, ईवीएस में जो लैंग्वेजेस यूज की जाती है वो कैसी होती है? वो टेक्निकल और फॉर्मल होनी चाहिए, बच्चों की एवरीडे लैंग्वेज से रिलेटेड होनी चाहिए, उसमें बहुत ही हैवी वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहे, या फॉर्मल डेफिनेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कि बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड जो लैंग्वेज वो रोजाना यूज करते हैं उस लैंग्वेज को यूज करके ईवीएस की टेक्स्ट बुक बनाई जानी चाहिए। अब ईवीएस की टेक्स्ट बुक चाहे कहीं की भी हो, अगर बिहार का रहने वाला बच्चा है तो उसमें बिहार की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, अगर हरियाणा का रहने वाले तो हरियाणा की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, या फिर वो कॉमन लैंग्वेज यूज होनी चाहिए जो हर जगह यूज होती है और जो बच्चों को इजीली समझ आए और जो बच्चा रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता हो, ऐसी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट है, स्टोरीज और पोएम्स बहुत इफेक्टिवली यूज की जा सकती है ईवीएस में। इसका मेन पर्पस क्या है? क्यों बच्चों के लिए हम स्टोरीज और पोएम्स को यूज करें? उनको कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग देने के लिए, यानी कि जिस कंटेक्स्ट के बारे में हम बात करें, जैसे मान लीजिए पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो पानी से संबंधित नॉलेज देने के लिए उनके लिए हम स्टोरीज पोएम्स यूज करें, या फिर लेसन एंजॉयबल बनाने के लिए, या फिर लिंग्विस्टिक स्किल यानी कि बच्चों में भाषाई कौशल बढ़े, बच्चा उस पोएम से भाषा का यूज करना सीखे, इसलिए हमें पोएम्स और स्टोरीज देनी चाहिए, या फिर क्लासरूम में डाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए हमें क्लास में पोएम्स और स्टोरीज यूज करनी चाहिए। इसका जो मेन रीजन है या मेन पर्पस है वो है कि बच्चा उस कॉन्टेक्स्ट को, जो कॉन्टेक्स्ट टीचर पढ़ाना चाह रही है या जो वो कॉन्टेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हो, वो बच्चा इजीली समझ जाए और वो उसको अच्छे से कंप्रीहेंड कर पाए, इसलिए स्टोरीज और पोएम्स उसमें दी जाती है। क्योंकि स्टोरीज और पोएम्स ऐसी चीज है जो प्राइमरी लेवल पे बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता है, सीखता है, याद करता है, समझता है और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज भी करता है अगर वो उसे इंटरेस्टिंग लगती है तो।
इसलिए स्टोरीज पोएम्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ाया जाए तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है, स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ईवीएस पढ़ाने के लिए। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इनमें से दिया गया जो ऑप्शन है, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि लीस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। इसका मतलब हुआ कि अप्रोप्रिएट सारे हैं, लेकिन कम अप्रोप्रिएट कौन सा है, कम यूजफुल कौन सा है। स्टोरीज कट अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। स्टोरीज जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज को इंक्लूड करके चलती है, उनको इन्वॉल्व करके चलती है। स्टोरीज जो है क्लास मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहती है। स्टोरीज बच्चों को ईवीएस कंसेप्ट समझने में हेल्प करती है। स्टोरीज में लोगों के एक्सपीरियंस इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा लीस्ट अप्रोप्रिएट है? लीस्ट अप्रोप्रिएट है, क्लास मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि बच्चा क्लास में जब भी स्टोरी सुनेगा बहुत ध्यान से सुनेगा, वो ज्यादा शैतानी नहीं करेगा। लेकिन ये लीस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसका मकसद क्लास में मैनेजमेंट क्रिएट करना नहीं है। इसका मकसद है कि क्लास में बच्चा एंजॉय करे और जो कॉन्टेक्स्ट वो पढ़ना चाह रहा है या टीचर पढ़ाना चाह रही है ईवीएस का, उसे समझ सके। तो इसलिए ये लीस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर बच्चा चुपचाप रह के क्लास में सुनेगा तो हो सकता है वो कुछ ना सीख पाए जब तक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव नहीं देगा। तो इसलिए ये क्लास मैनेजमेंट वाला पॉइंट बहुत ही कम अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है कंटेंट इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस टेक्स्ट बुक में कंटेंट कैसा होना चाहिए? उसमें डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन अवॉइड करी जानी चाहिए। रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाना चाहिए। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लोर करे, अपने आप उन क्वेश्चंस के जवाब तलाशें, या फिर सिर्फ रिटर्न इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए बच्चों को। तो टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए? उसमें ये ABC पॉइंट होने चाहिए, यानी कि डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएस में जो चीजें पढ़ाई जाती है उसका मकसद डेफिनेशन बच्चों को रटवाना नहीं होता। उसका मकसद होता है कि रियल लाइफ से उस कॉन्टेक्स्ट को जोड़ा जा सके। रोट लर्निंग को डिस्करेज करना मतलब बच्चे को रट्टू तोता बनने से रोकना, और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देना कि वो क्वेश्चन करे, मतलब जो चीजें वो अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में सोचे, विचारे और खुद उसके बारे में जवाब तलाशे। यानी कि ABC सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है जिसमें ABC दिया गया है। नेक्स्ट है गुड ईवीएस करिकुलम क्या होता है? उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाने चाहिए। उसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर कर पाए। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन का होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जानी चाहिए। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। उसमें बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाना चाहिए कि बच्चा जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना ज्यादा वो खुद पे खुद सीखेगा। प्राइमरी स्टेज पे हमने देखा है कि पोएम्स और स्टोरीज इंक्लूड की गई है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसके ऑप्शंस बिल्कुल अलग हैं। क्यों उसमें पोएम्स और स्टोरीज इंक्लूड की गई है? बच्चों की लिटरेरी स्किल्स यानी कि जो उनकी साहित्य कौशल है उसको बढ़ाने के लिए, क्लास में एंजॉयमेंट और फन लाने के लिए, बच्चा फंडामेंटल कंसेप्ट सीख सके उसके लिए, या फिर रोजाना प्रेजेंटेशन को या फिर मोनोटोनी जो क्लास में बन जाती है उसको दूर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है कि बच्चों को क्लास में एंजॉयमेंट दी जाए उसके लिए पोएम्स और स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है। देखिए ये ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट है उस प्रीवियस क्वेश्चन से, और दो क्वेश्चन सेम है। इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे सटीक आंसर है, सबसे सही आंसर वो है कि क्लास में बच्चा एंजॉय कर पाए, फन कर पाए, सब्जेक्ट को समझ पाए, वो इंटरेस्टिंगली उस सब्जेक्ट को लर्न कर पाए, इसलिए पोएम्स और स्टोरीज किताब में दी गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट बच्चों को पढ़ाना है, पोएम्स और स्टोरीज के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा पोएम्स और स्टोरीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे सोचता है, समझता है, याद करता है। उसके जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्लास एंजॉयमेंट में तो जाएगी ही जाएगी, साथ साथ बच्चा उसमें कुछ सीख भी पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा इसका आंसर रहेगा कि क्लास में एंजॉयमेंट बना रहे, फन बना रहे, इसलिए क्लास में पोएम्स और स्टोरीज का यूज किया जाए ईवीएस पढ़ाते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइज कब दी जाए? यूनिट के एंड में, यानी कि जब वो यूनिट खत्म हो गई उसके एंड में, चैप्टर के एंड में, बुक्स में अलग अलग जगह पे दी जाए, या टॉपिक्स के अंदर ही उसे इंक्लूड किया जाए? तो इसका सबसे सही आंसर रहेगा कि टॉपिक्स के अंदर ही उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाए। मतलब जो चीज बच्चों को पढ़ानी है उसको पढ़ाते वक्त टीचर कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज उनसे करवाए, ताकि वो बच्चा टॉपिक भी सीख जाए और वो एक्टिविटी भी हो जाए। इस तरीके से उसको बनाया जाए, उस टेक्स्ट बुक को या कंसेप्ट को बनाया जाए।
क्योंकि जब बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा, एंगेज होगा, तो वो इजीली लर्न करेगा और अच्छे से लर्न करेगा, अच्छे से सीखेगा। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अगर आपका कोई भी डाउट या कमेंट है ईवीएस से रिलेटेड, किसी भी थीम से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा।